अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करनी है, यानी इसका फार्मूला ड्राइव करना है और साथ ही साथ इसका वर्क के साथ क्या रिलेशन है ये समझना है, न्यूमेरिकल करना है, सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन करना है, तो सभी कुछ तो करना है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही काम की वीडियो है ये। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? जब बॉडी मोशन कर रही होती है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। बात याद रहेगी? बहुत सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपका दोस्त है, रुका हुआ है, बैठा हुआ है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, बैठा हुआ है, स्टेशनरी है, रेस्ट में है। लेकिन आपका दोस्त भागना शुरू हो जाता है आपको देखकर, तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो नहीं है बल्कि उसकी कोई वैल्यू होगी। और अगर सबसे ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, मतलब जितना वो भाग सकता था उससे ज़्यादा तेज़ भागने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त अभी उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि वो बहुत तेज़ स्पीड से भाग रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी को ज़रा वर्क से समझते हैं। याद रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है KE = ½ mv²। अगर किसी ने कभी फिजिक्स की क्लास ली है ना ज़िंदगी में कभी भी, उससे पूछो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, मुझे नहीं लगता कोई ये गलत बताएगा। लेकिन इसकी डेरिवेशन असल चीज़ है, तो डेरिवेशन करते हैं लेकिन ज़रा डायग्राम से समझो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करने के लिए हम फोर्स जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। फोर्स इज कांस्टेंट। कांस्टेंट फोर्स से क्या होता है कि हमारे पास जो वर्क डन है ना वो सिंपल प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स से निकल जाता है। मैं ज़रा यहाँ समझाता हूँ आपको। आपके पास हमेशा वाई एक्सिस पे आप क्या रखते हो? फोर्स भाई साहब। एक्स एक्सिस पे क्या रखते हो? डिस्प्लेसमेंट भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, अब फोर्स कांस्टेंट है तो क्या बनेगा? फोर्स कांस्टेंट है तो क्या लाइन आएगी? स्ट्रेट, वर्टिकल, परपेंडिकुलर, क्या लाइन आएगी? फोर्स अगर कांस्टेंट है ना तो पैरेलल लाइन आएगी एक्स एक्सिस के। कैसे? कांस्टेंट है यानी टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज ही नहीं हो रही, नो चेंज इन फोर्स। समझो 5 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। 5 न्यूटन की फोर्स है और मैंने कह दिया कांस्टेंट भी है, तो ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। क्यों स्ट्रेट लाइन मिल रही है? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। जब चीज़ तब्दील ही नहीं होगी तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ेगा। अच्छा, कांस्टेंट होने से एक चीज़ और भी मुराद है कि फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी ना और मैग्नीट्यूड सेम रहे तो भी ये कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो कांस्टेंट होने के लिए क्या शर्त है? नो चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। और क्यों लिख रहा हूं? अगर दोनों में से एक भी चीज चेंज हो गई तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये बात तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद है, इसको भी जरा अपने पास रख लो। अच्छा देखो, अब एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व जो चीज़ है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास वर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी ने x1 से लेकर x2 ये कह लो, या अगर बुक में xf और xi लिखा हुआ है, हाँ x1 और x2 लिखा हुआ है, तो आपकी बॉडी ने x1 से लेकर x2 तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है विद अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो इसका वर्क डन कैसे निकलेगा? एरिया अंडर द कर्व। अब अंडर द कर्व क्या एरिया है? रेक्टेंगल है ना? ये क्या है? वर्क होगा। एरिया अंडर द कर्व क्या है? रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया निकलेगा आपका रेक्टेंगल के फॉर्मूले से। मैंने कहा ना भाई, अगर एरिया अंडर द कर्व निकाल लोगे वर्क आ जाएगा, तो वर्क यहाँ पर आपके पास आएगा किसके फॉर्मूले से? रेक्टेंगल के फॉर्मूले से। ये असल में ना मैं यहाँ से डेरिवेशन कर रहा था, मैंने आपको बोली नहीं ये बात, लेकिन ये डेरिवेशन चल रही है हमारी। ठीक है, डेरिवेशन। अच्छा, ये इसकी वर्डिंग लिख लेना, मैं यहाँ पर पढ़ भी देता हूँ। द फास्टर द ऑब्जेक्ट मूव्स, जितना तेज ऑब्जेक्ट मूव करेगा ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज़्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है यानी रुका हुआ है, मैं अभी यूँ खड़ा हुआ हूँ, मेरी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो काउंट होगी। लेकिन अब मैं यूँ मोशन शुरू कर देता हूँ, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, इसकी कोई वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको बात तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं।
तो देखो डेरिवेशन के लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए, एक बात याद रखना जो कि आगे बहुत ज़्यादा हमारे को हेल्प करेगा कि वर्क जो है वही काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि वर्क करा रहे हो तो मोशन हो रहा है ना, वर्क करा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो जो वर्क है वही काइनेटिक एनर्जी को ला रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को पता करने के लिए हमें वर्क डन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हियर वी यूज वर्क डन फॉर्मूला। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला हमें मिलेगा कैसे, एरिया अंडर द कर्व से मिलेगा। वर्क डन का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हमें एरिया अंडर द कर्व देखना पड़ेगा। तो एरिया अंडर द कर्व, तो हमारे पास क्या शेप बन रही है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हियर वर्क डन इज, हियर वर्क डन इज एरिया, AREA, एरिया अंडर द ग्राफ कह लो या अंडर द कर्व, एक ही बात है। एरिया अंडर द ग्राफ या कर्व एक ही बात है। तो एरिया अंडर द कर्व हमारे पास है रेक्टेंगल, तो ये हो गया हमारा W और ये हो गया हमारा एरिया, सेम होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कह लो। अच्छा देखो, अब बेस तो सिंपल, हाइट तो सिंपल है, हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ है वो हमारी हाइट है, और वो क्या है हमारी हाइट, वो क्या है हमारा फोर्स, ठीक है फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मसला करेगा बेस, तो हाइट तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, x1 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है वो x1 है। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, x2 माइनस x1। अब कैसे, ज़रा यहाँ से समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा हूँ, यहाँ तक मेरे पास क्या आ गया, x2, ठीक है x2। अब मुझे कौन सा एरिया निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया। तो मैं क्या करूँगा, x2 माइनस x1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा x। याद रखना ये डेल्टा x आपके पास बराबर होगा बेस के, ठीक है, और इसी बेस को आप कहोगे s, ठीक है। यहाँ पर हम वर्ड डेल्टा x इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको s बोलेंगे, सिंपल हमारे s से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं उसे s बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ज़रा कुछ रिप्लेसमेंट कर देते हैं चीज़ों की, ठीक है। तो चलो इसे शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ पर मुझे मिल गया मेरा वर्क जो क्या है मेरी s, मेरा हाइट जो है मेरा फोर्स है, और डॉट प्रोडक्ट होता है सब बच्चों को पता है, और उसके बाद है मेरा s यानी मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने कहा ना b डेल्टा x है, डेल्टा x को हम यहाँ पर s लिखेंगे, चाहो तो यहाँ पर लिख लो डेल्टा x, ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा देखो, अब w इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। s इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, फोर्स भी उस डायरेक्शन में है। एंगल क्या बन रहा है, 0। देखो मेरे एल्बो पे एंगल बन रहा है, ये इस तरह होता तो एंगल मेरे पास परपेंडिकुलर बनता है ना, इस तरह होता तो 45 बनता, लेकिन ऐसे बन रहा है। फोर्स भी उस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी उस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। देखो फोर्स भी उस डायरेक्शन में है और s भी उसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है, तो मेरे पास एंगल क्या आ गया, 0। तो यहाँ तरह लिखते हैं, w इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0। याद रखिएगा कॉस 0 इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास 1 आ गया। अब इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, बल्कि काम करता हूँ इस 1 को हटा के मैं ऐसे लिख देता हूँ एफ एस, ठीक है। वही बात है, बस 1 को मैंने सॉल्व कर दिया ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि वो ऊपर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बनेगा आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल सही, F इक्वल टू ma। इस ma को मैं ऊपर पुट करना चाह रहा हूं, तो पुट F इक्वल टू ma इन इक्वेशन 1,
तो क्या फॉर्मूला आया मेरे पास, यहाँ पर जब मैंने पुट किया तो W इज इक्वल टू MAS। अब ये यहाँ से आगे ड्राइव नहीं होगा, इक्वेशन 2 बना के इसे यहाँ रोक देते हैं। अब मैं इस्तेमाल करूँगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? बिल्कुल सही, VF स्क्वायर इक्वल टू VI स्क्वायर प्लस 2AS, यही होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है। देखो इनिशियल यहाँ पर थे आप, यानी रेस्ट में थे, तो जब आप चीज़ रेस्ट में रखोगे, देखो ना यहाँ से चलना शुरू किया है आपने, x1 से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू नहीं किया, तो x1 इक्वल टू यानी यहाँ पर v0 होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी vi इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गए फाइनल पर, तो फाइनल पर आपके पास vf को हम v बोल देंगे। अब पुट कर देते हैं ऊपर, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 2AS, इसको सेट करा दो, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2AS, तो ये क्या बन गया आपके पास, v स्क्वायर अपॉन 2A इक्वल टू S। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि S इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2A। आई होप आपको नज़र आ रहा हूँ, मैं सामने ना खड़ा हुआ हूँ। ये आ गया। अब पुट कर दो इसे इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 हो रही। अच्छा, इक्वेशन 2 क्या कह रहा है आपके पास, W इज इक्वल टू MA, S की जगह क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन 2A, ठीक है। ये A से A पूरी तरह कैंसिल होने की सलाहियत रखता है, तो क्या फॉर्मूला ड्राइव हुआ, 1/2 को पहले लिख दो, हाफ, M को बाद में लिख दो, V स्क्वायर। अब मैंने क्या बोली थी बात कि वर्क डन की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी आ रही है, वर्क नहीं करोगे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, और दोनों का यूनिट भी सेम है। तो आपके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे लिख लो W बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। भाई देखो ना, सिंपल बात है ना, वर्क डन 0 कर दो तो बॉडी मूव करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। SI यूनिट क्या है आपके पास, जाउल है। अब न्यूमेरिकल करते हैं, साइड में हो गया हूँ मैं, इसकी डेरिवेशन लिख लो। एज इट इज अगर किसी बच्चे ने इसे बोर्ड में लिख दिया तो मैं उम्मीद करता हूँ 5 नंबर का सवाल आया ना, 5 पूरे मिलेंगे। कोई भी ऐसी बात मिस ही नहीं है इधर, ना ही डेरिवेशन, ना ही कुछ, और ना ही कोई और वर्डिंग। अच्छा, मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछेंगे इस डायग्राम का, लॉन्ग में आ जाए तो डायग्राम बना लेना, शॉर्ट में आए तो अगर टाइम हो तो बनाना, वरना छोड़ देना। वर्डिंग भी लिख दी, सब कुछ एज इट इज लिख दिया, समझ लो ऐसे लिख कर आओ, नंबर पूरे लेकर आओ। चेक करा लेना अपने टीचर से, वो भी यही कहेंगे कि हाँ ठीक है। आओ ज़रा न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सिर्फ इतना हिस्सा मिटा देता हूँ, वैसे ये दिल नहीं चाह रहा मिटाने का, चलो मिटाना तो पड़ेगा। काफ़ी अच्छा काम किया था ना, इसलिए मिटाने का दिल नहीं चाह रहा। इतना सारा मेहनत करो, लिखो, और 1 सेकंड भी नहीं लगता, पूरा मिट जाता है। होता है कभी कभार। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, आप लोग खुद भी कर लोगे आराम से। गिवन डेटा देखो क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा और टू फाइंड, बस सब कुछ सामने है आपके। आपसे बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल कर चुके हो। अ कार विद मास ऑफ, कार का मास कितना दिया हुआ है, 12,000 kg में। इट्स ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 25 मीटर पर सेकेंड की। पता क्या करना है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है हम लोगों ने, हाफ mv स्क्वायर। ज़रा लिखो, तो 1/2 12,000 और 25 का स्क्वायर। अच्छा, आप इसको अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकालो, बोर्ड में मार्क्स नहीं कटेंगे इस तरह से आपके। तो 1/2 मल्टीप्लाई 12,000 मल्टीप्लाई, ठीक है, 25 का स्क्वायर। कितना आ रहा है आपके पास, 37, काफ़ी ज़्यादा आ रही है लेकिन कोई मसला नहीं है, गाड़ी की एनर्जी ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी। 375,000 जाउल। तो ये आपके पास जो आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार आ रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार ये आ रही है। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई।
अब हमने क्या कैलकुलेट, अब हमने जो है वो थोड़े सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन करने, तो वो ज़रा कर लेते हैं। अच्छा, तो देख लो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन कैसे होंगे, मैंने इसका आंसर्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन इट्स मास और वेलोसिटी चेंज। तो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ाओगे तो भी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ाओगे तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यही बात लिखी हुई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। देख लो बात लिखी हुई है। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर वेलोसिटी नेगेटिव में डाल भी दोगे, स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर हमेशा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रखेगा। काइनेटिक एनर्जी ऐसी क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव नहीं आती, क्योंकि मोशन करने की वजह से आएगी, मोशन नहीं होगी तो ये चीज़ भी नहीं होगी। यहाँ बात खत्म होती है, थोड़ा जल्दी बोल दिया, लेकिन मैंने बात आपको समझ में आ जाए ऐसे ही बोला है। अगर नहीं समझ में आओ पूछना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। हमारा यहाँ काम कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद